या हाय क्लास। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी, एक कॉचीज़ इंटीग्रल फार्मूला पढ़ा और एक कॉचीज़ इंटीग्रल थ्योरम पढ़ा। ठीक है, कॉचीज़ इंटीग्रल थ्योरम क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड ये ज़ीरो होगा अगर अलोंग द कर्व ये फंक्शन एनालिटिक है। ये हमारा थ्योरम था। ठीक है, और फॉर्मूले में हमने क्या पढ़ा? फॉर्मूले में हमने पढ़ा कि एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड ज़ीरो में अगर जेड ज़ीरो ये लाई करता है इनसाइड द कर्व, ओके, तो इसकी वैल्यू होती है 2 पाई इंटू एफ ऑफ जेड ज़ीरो। या फिर अगर हमारे पास फंक्शन इस तरह से है एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड ज़ीरो पावर एन है, ओके, तो इसकी वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एफ एन माइनस वन जेड ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? फॉर्मूला था। अब हम प्रॉब्लम में कैसे इसे इम्प्लीमेंट करेंगे? तो प्रॉब्लम की हम तीन कैटेगरीज कर लेते हैं। एक तो ये कि अगर यहाँ पर ये जो z माइनस जेड ज़ीरो है, अगर z ज़ीरो आउटसाइड लाई करेगा तो हम कहेंगे कि ये पूरा जो फंक्शन है ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। और इस तरह से पावर n है तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। लेकिन हम कई बार देखेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम होगा वो कुछ इस तरह से होगा, एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस से जेड वन इंटू जेड माइनस जेड टू। प्रॉब्लम कुछ इस तरह का होगा। तो ऐसे केस में, या फिर और भी फैक्टर हो सकते हैं, ऐसे केस में क्या करेंगे? तो ऐसे केस में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। पहला तरीका ये है कि आपको क्या करना है, आपको पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करके वन अपॉन जेड माइनस जेड वन वन अपॉन जेड माइनस जेड वन इंटू जेड माइनस जेड टू को आपको स्प्लिट कर लेना है ए अपॉन जेड माइनस जेड वन प्लस बी अपॉन जेड माइनस जेड टू के फॉर्मेट में, और फिर एफ ऑफ जेड न्यूमरेटर में है तो दोनों के साथ आ जाएगा। फिर आपका ये जो प्रॉब्लम होगा ये ऊपर ये जो दो कैटेगरी है ये कैटेगरी में आ जाएगा, और फिर आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली आप कुछ मत कीजिए, आप ये डिनोमिनेटर को ध्यान दीजिए। पहले अगर Z1 Z2 दोनों ही आउटसाइड लाई करते हैं कर्व के, तो आप तो बोलेंगे कि भाई हम कॉचीज़ इंटीग्रल फार्मूला थ्योरम यूज़ करेंगे, और थ्योरम यूज़ करके हम बोलेंगे कि भाई इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। और अगर मान लेते हैं कि Z2 तो इनसाइड है लेकिन Z1 आउटसाइड है, तो Z1 आउटसाइड अगर होगा तो ये जो पूरा फंक्शन है, ये पूरे फंक्शन को हम कंसिडर करेंगे कि ये कैपिटल एफ जेड है। तो कैपिटल एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड टू जैसा हो जाएगा। ये मतलब अगर मैं कैपिटल एफ जेड कंसिडर कर लूँ इस पूरे पार्ट को, तो ये जो मेरा फंक्शन है इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से अलग भी कर सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसा कहेंगे कि ये एफ जेड है डिवाइड बाई ये जेड माइनस जेड टू है, जहाँ पर जेड टू कहाँ पर है, जेड टू इज इनसाइड द कर्व। तो ये आपका हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ ऑफ Z2, एफ ऑफ Z2, दिस कैपिटल एफ ऑफ Z, कैपिटल एफ ऑफ Z का मतलब एफ ऑफ Z अपॉन Z माइनस जेड वन। तो ये इस तरीके से करते हैं। अगर दोनों ही पॉइंट इनसाइड लाई कर रहे हैं तो दोनों ही पॉइंट इनसाइड लाई कर रहे हैं, तो उस केस में फिर आपके पास एक ही रास्ता है, वो ये है कि आप पार्शियल फ्रैक्शन से अलग करिए, और पार्शियल फ्रैक्शन से अलग करके फिर हर एक के लिए फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर अगर दोनों आउटसाइड होते हैं तो आंसर ज़ीरो, अगर एक इनसाइड है एक आउटसाइड है तो इस तरह से हम कर सकते हैं, और अगर दोनों ही इनसाइड हैं तो हम पार्शियल फ्रैक्शन से अलग कर लेंगे और फिर करेंगे। ओके, चलिए एक प्रॉब्लम देखते हैं और इसे कोशिश करते हैं कि कैसे आंसर निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर दिया है इवेल्युएट अलोंग द क्लोज कर्व e पावर 3z अपॉन z माइनस पाई आई डी जेड वेट सी इज ए कर्व z माइनस टू प्लस जेड प्लस टू इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर सबसे पहला काम तो ये है कि आप ये कर्व को ड्रॉ कीजिए ना। ये कर्व को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम? ये एलिप्टिकल कर्व होता है, पहले के लेक्चर्स ने आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा कि यस ये आपका एक एलिप्स फॉर्म करता है। अब यहाँ पर अगर मैं क्या करें, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि रूट ऑफ, यहाँ पर ये रियल पार्ट है तो x माइनस टू हो जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर, प्लस ये y का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर रूट में यहाँ पर ये x प्लस टू हो जाएगा, x प्लस टू का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और ये रिजल्ट होगा 6। अब अगर मैं y को 0 कंसिडर कर लूँ, y 0, तो इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें मिलेगा x माइनस टू
यहाँ पर रूट में x माइनस टू और यहाँ पर ये मिलेगा x प्लस टू इज इक्वल टू ये क्या होगा 6 होगा। y की वैल्यू तो 0 कंसिडर कर लिया हमने, तो x प्लस एक्स ये क्या हो गया 2x हो गया, 2x इज इक्वल टू 6 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 मतलब यहाँ पर एक वैल्यू -3 और यहाँ पर ये +3। ओके, -3 +3 ये x की लिमिट हो गई। अच्छा, आप यहाँ सोचेंगे कि ये तो हमें सिर्फ +3 आ रहा है, तो मैंने -3 कैसे आइडेंटिफाई कर लिया? तो एक्चुअली क्या है कि ये रूट में जो टर्म है ना, रूट में, ओके, अब यहाँ पर अगर ये x की वैल्यू -3 भी हो, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं 3 कंसिडर करूँ तो ये क्या होगा 3 + 2 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 - 2 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट में ये 5 और ये 1, 5 + 1 6। अगर मैं -3 कंसिडर करूँ तो ये मेरा -5 होगा, तो -5 का स्क्वायर 5 और यहाँ पर -5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 और यहाँ पर -3 + 2 ये -1, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, तो 5 + 1 अगेन 6। तो -3 + 3 ये मेरे 2 पॉइंट होते हैं। अब y लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, x = 0 पुट कर देंगे फॉर y लिमिट। हम क्या करेंगे, यहाँ पर x = 0 पुट करेंगे। तो x = 0 आप अगर पुट करते हैं तो यहाँ पर ये -2 का स्क्वायर 4, तो ये रूट ऑफ यहाँ पर 4 होगा प्लस ये y² होगा, यहाँ पर भी यही सेम चीज़ आएगी, तो 2 टाइम्स हम लिख सकते हैं एंड दिस इज इक्वल टू 6। तो 6 का हाफ ये क्या हो गया 3। देयरफॉर 4 + y² इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा। तो y² इज इक्वल टू 9 - 4 क्या हो गया 5 हो गया। तो y की वैल्यू प्लस और माइनस √5। तो यहाँ पर एक वैल्यू तो आपकी माइनस आ गई, -√5 आ गई, और एक आपकी वैल्यू आ गई +√5। ओके, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका कर्व हो गया। ओके, दिस इज योर कर्व। तो ये आपका कर्व हो गया। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि ये जो पॉइंट है z - πi में z = πi जो है वो कहाँ पर लाई करता है। तो z - πi जो डिनोमिनेटर है इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे, तो इससे हमें मिलेगा z का वैल्यू πi। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। अब 3.14 यहाँ पर √5 की वैल्यू क्या होती है √5 2 पॉइंट समथिंग और ये 3 पॉइंट समथिंग है। तो आपका जो पाई है πi वो पॉइंट सपोज यहाँ पर कहीं पर मिलता है। ओके, तो ये पॉइंट कहाँ पर है, दिस पॉइंट इज आउटसाइड। तो यहाँ पर z = πi। तो ये जो z = πi है, z = πi इज आउटसाइड द कर्व। सो देयरफॉर बाय यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे बाय कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम। यहाँ पर हम कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम यूज़ करेंगे। तो हम कहेंगे बाय कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम इंटीग्रेशन ऑफ ये e⁻3z अपॉन z माइनस πi इज इक्वल टू, दिस इज अलोंग द कर्व, क्लोज कर्व, इज इक्वल टू 0। तो बाय कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम ये होल इंटीग्रेशन आपका क्या हो गया 0। तो यहाँ पर आपने देखा कि इंटीग्रेशन आपका प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपका प्रॉब्लम है कर्व ड्रॉ करना और वो पॉइंट फाइंड आउट करना जो मुझे चेक करना है इनसाइड या आउटसाइड, और वो पॉइंट आपको कहाँ से मिलने वाला है, वो डिनोमिनेटर के फंक्शन से मिलने वाला है। तो ये पहला प्रॉब्लम था जहाँ पर एक ही फैक्टर था, तो काफ़ी सिंपल था। आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड केस है, यहाँ पर प्रॉब्लम है वी हैव टू इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ sin पावर 6z अपॉन z - π/2 द होल क्यूब dz वेयर c इज द सर्कल mod z इज इक्वल टू 2। ओके, तो mod z इज इक्वल टू 2, ये अब यहाँ पर ये कर्व को ड्रॉ करना कोई बड़ी बात नहीं है। mod z इज इक्वल टू 2 मतलब सेंटर मेरा ओरिजिन होगा और मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा और ये सर्कल का रेडियस कितना होगा, ये सर्कल का रेडियस 2 होगा। ओके, फिर z इज इक्वल टू
पाई बाई टू मुझे कंसिडर करना है, z माइनस पाई डिवाइड बाई टू इक्वल टू 0. दिस विल गिव मी z इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई टू. अब पाई डिवाइड बाई टू की वैल्यू क्या है, 3.14 डिवाइड बाई टू. तो 3.14 डिवाइड बाई टू करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये रियल है तो आपका यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा. दिस पॉइंट इज व्हाट, पाई बाई टू. तो यहाँ पर z इज इक्वल टू पाई बाई टू जो है, z इज इक्वल टू पाई बाई टू इज अ पॉइंट inside the कर्व. ये जो पॉइंट है ये पॉइंट अंदर लाई कर रहा है. अब ये अंदर पॉइंट लाई कर रहा है तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर बाई कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, हम बोलेंगे बाई कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर 6z अपॉन z माइनस पाई बाई टू क्यूब dz, ये जो होगा ये होगा 2 पाई आई अपॉन 3 माइनस 1 तो 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश n माइनस 1 एफ डबल डैश यहाँ पर पाई डिवाइड बाई टू. z0 की वैल्यू कंसिडर करेंगे तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. ये इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं. नाउ f ऑफ z इज, ये है साइन पावर 6z है. एफ डैश z की अगर बात करेंगे तो ये होगा 6 इंटू साइन पावर 5z इंटू साइन z का अगर हम निकालेंगे तो ये होगा कॉस z. तो 6 साइन पावर 5z इंटू कॉस z, ये एफ डैश z हो गया. फिर एफ डबल डैश z अगर करेंगे तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है तो 6 बार ले लेते हैं. u इंटू वी अप्लाई करेंगे तो ये साइन पावर 5z और कॉस z का क्या होगा, कॉस z का माइनस साइन z होगा. तो ये माइनस मैंने पहले लिख लिया, प्लस कॉस z और साइन पावर 5 का अगर हम करेंगे तो 5 इंटू साइन पावर 4z और साइन z का वापस से कॉस z. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6, यहाँ पर ब्रैकेट में हो गया ये माइनस साइन पावर 6z प्लस ये हो गया 5 टाइम्स साइन पावर 4z इंटू कॉस स्क्वायर z. ठीक है, ओके. तो 6 से सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एफ डबल डैश z हो गया. तो अब हमें फाइंड आउट करना है एफ डबल डैश पाई बाई टू फाइंड आउट करना है. तो z को रिप्लेस करना है पाई बाई टू से. तो यहाँ पर माइनस साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू क्या होता है, 1 होता है. तो ये 1/6 हो गया, माइनस 1 प्लस 5. यहाँ पर कॉस पाई बाई टू 0 होता है तो ये जो पूरा टर्म है ये पूरा टर्म हो गया 0. तो ये आपका -6. सो देयरफॉर फ्रॉम वन हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर 6z अपॉन z माइनस पाई बाई टू द होल पावर 3 इंटू dz along the curve. Okay, this is equals to 2 pi I into -6 is equals to -12 pi I. तो -12 pi I ये हमारा इसका आंसर हो गया, रिजल्ट हो गया. डन, राइट. चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं. ओके, तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर इवेलुएट करना है. इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ z प्लस 3 अपॉन 2z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 2 dz वेर सी इज द सर्कल मॉड z माइनस आई इक्वल टू 2. तो यहाँ पर पहले ये कर्व को हम ड्रॉ कर लें. दिस इज अ सर्कल. इस सर्कल का अगर हम सेंटर देखें तो 0,1 तो 0,1 यहाँ पर, और रेडियस देखें तो रेडियस 2. तो एक ऐसा सर्कल बनाते हैं हम, ऐसा बड़ा सा सर्कल बनाते हैं. ये हमारा सर्कल हो गया. ठीक है, दिस इज सर्कल. ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 0,1. ओके, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर 0 हो रहा है. तो 2z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 2 इक्वल टू 0. ओके, दिस इम्प्लाइज
2z², नाउ 2 टू द -4, तो -4 के दो फैक्टर अगर हम देखें तो +4 और -1। ओके, ये सब आपको आता है, इसलिए इसमें कोई मैं एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो 2z यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये z+2, -1 कॉमन ले लेते हैं, ये भी z+2 = 0। तो ये आपको एक फैक्टर मिल गया z+2 और दूसरा फैक्टर मिल गया 2z - 1 = 0। ओके, तो z यहाँ पर z हो गया -2 और z हो गया 1/2। तो z -2 की अगर हम बात करें तो देखिए ये 0,1 है, तो यहाँ पर ये जो ऊपर ये कोऑर्डिनेट होगा, ओके, ये कोऑर्डिनेट अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट होगा 0,3 और ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट होगा 0,-1। अब 1/2 z +1/2, यहाँ से अगर 1/2 की वैल्यू देखें z -2 रियल एक्सिस पे, तो यहाँ पर आपका सेंटर है, तो ये वैल्यू आपकी -2 होगी और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू -2 से कम होगी। ओके, तो सिंपली हमें करना क्या होता है, हमें करना होता है जो z की वैल्यू है, जो z की वैल्यू यहाँ पर हमको सब्स्टिट्यूट करनी होती है। जैसे -2 हमने सब्स्टिट्यूट किया, फॉर z -2 mod z - i, दिस = -2 का स्क्वायर प्लस ये -i है तो ये 1 का स्क्वायर, विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू √5 एंड दिस इज़ गोइंग टू बी ग्रेटर देन 2 का स्क्वायर ना, दिस इज़ ग्रेटर देन बी 2। तो देयरफॉर यहाँ पर हम बोलेंगे z -2 इज़ अ पॉइंट आउटसाइड, द कर्व। सो आपका जो z -2 है, z -2 ये यहाँ पर कहीं पर आ रहा होगा और ये जो पॉइंट है ये किधर है, आउटसाइड है। ओके, तो डायग्राम मैंने बनाया नहीं है बराबर राउंडर वगैरह लेके, अगर आप बनाएंगे प्रॉपर तो आपको प्रॉपर वैल्यूज़ मिलेंगी। और इसी तरह से फॉर दूसरा पॉइंट हमें है फॉर z ½ तो z ½ अगर हम देखें mod z - i, तो ये होगा √1/2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू बी लेस देन 2। सो देयरफॉर ये जो z ½ है ये कहाँ पर है, इज़ इनसाइड द कर्व। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट आपका आउटसाइड है और दूसरा पॉइंट इनसाइड है। सो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर बाय कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ z+3 अपॉन 2z² + 3z - 2 अपॉन 2z² + 3z - 2 dz, this is equal to 2 pi I into f of हाफ बोलेंगे। ओके, वेयर ये जो f ऑफ z होगा दिस विल बी इक्वल टू z+3 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में जो एक फैक्टर आपका है z प्लस क्या फैक्टर है आपका z+2। ओके, डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है ये क्या है, z+2। ओके, सो देयरफॉर ये जो f ऑफ हाफ की हम बात कर रहे हैं ये हो जाएगा 1/2 + 3 होल डिवाइड बाई 1/2 + 2। सो 3 2 ज़ा 6, 1 + 6 ये हो गया 7, 7 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 4 + 1 ये हो गया 5 डिवाइड बाई 2। सो 2 2 कैंसिल और ये हो गया 7 डिवाइड बाई 5। तो देयरफॉर मेरा जो इंटीग्रेशन है ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ z+3, दिस इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू को अगर पुट करें तो इट इज़ इक्वल टू z+3 अपॉन डिनोमिनेटर में ये क्या है 2z² + 3z - 2
डी जेड इज इक्वल टू, ये हो गया 2πi इंटू 7/5 इज इक्वल टू 7^14/5πi। ओके, सो ये था आपका प्रॉब्लम और इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया, राइट है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं तो क्या है, थोड़ा सा बीच में मैं कंफ्यूज हो गया था। यहाँ पर हमें इसे इवेलुएट करना था, तो पहला काम हमने किया कि जो कर्व दिया है कर्व को प्लॉट किया। सेकंड काम हमने ये किया कि हमने जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया और z की वैल्यू फाइंड आउट की कहाँ पर 0 आ रहा है। फिर थर्ड काम हमने ये किया कि हमने चेक किया कि ये जो z की वैल्यू है -2 और हाफ, ये इनसाइड है या आउटसाइड है। अब इनसाइड है या आउटसाइड है, इसे चेक करने का तरीका ये है कि ये जो वैल्यू है ये आप इस कर्व के अंदर डालिए, सर्कल का जो कर्व है इसके अंदर डालिए। अगर आपका वैल्यू 2 से लेस आता है तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंट इनसाइड है, और अगर वैल्यू 2 से ग्रेटर आता है, वैल्यू 2 से लेंथ आता है तो हाँ इनसाइड है, और ग्रेटर आता है तो आउटसाइड है। तो पहले हमने -2 को चेक किया, ये पॉइंट हमें आउटसाइड मिला, और फिर हमने हाफ को चेक किया, ये इनसाइड मिला। तो एक पॉइंट अंदर एक पॉइंट बाहर, तो जो पॉइंट बाहर है उसे हमने कंसिडर कर लिया कि वो पूरा फंक्शन के साथ में चला जाएगा, और फिर इसका जो आंसर होगा वो 2πi इंटू एफ ऑफ z0 के फॉर्मेट में होगा, जहाँ पर z0 हाफ है और एफ ऑफ z की जो वैल्यू है वो z+3 अपॉन z+2। तो जो फंक्शन जो पार्ट आउटसाइड है वो मैंने पूरा का पूरा क्या किया, फंक्शन के साथ कंसिडर कर लिया। ये वाला स्टेप जो है ये आपको काफ़ी अच्छे से समझना है, ध्यान रखना है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ओके, द पार्ट विच इज़ आउटसाइड इट इज़ ऑलवेज गोइंग विद द फंक्शन। ओके, ये आपका फंक्शन हो जाता है, फंक्शन के साथ हो जाता है, और ये फिर आपने फार्मूला अप्लाई कर लिया, इंटीग्रेशन कॉचीज इंटीग्रेशन फार्मूला अप्लाई कर लिया, और आपको ये आंसर मिल गया 14/5 इंटू πi। तो कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, तो आगे के लेक्चर में हम मिलते हैं, और कुछ और प्रॉब्लम्स इसी तरह के हम करेंगे, जहाँ पर जो 2 रूट हमको नीचे मिल रहेंगे दोनों के दोनों क्या होंगे, इनसाइड होंगे। तो वो देखेंगे हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। थैंक यू।